हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए आज फिर एक नए लेक्चर के साथ। अब पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था और वो टॉपिक क्या है, तो देखिए टॉपिक हम पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। और गति के नियम में हमने प्रीवियस में 2 लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसके बारे में पहले लेक्चर में हमने फोर्स एंड इनर्शिया जाना था। और फोर्स और इनर्शिया को जानने के बाद हम देखे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों लॉज को हम जान चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है ये है आपका मोमेंटम। तो मोमेंटम को देखते हैं कि व्हाट इज द मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सीधा सा एक लाइन का डिफिनीशन है मोमेंटम का। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और इसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p। और देखिए अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास m हो और वो v वेग से गतिमान हो, तो उस ऑब्जेक्ट का आपका मोमेंटम क्या होगा, तो p इक्वल टू m इंटू वी। वेक्टर p इक्वल टू क्या होगा आपका, m इंटू वी होगा। तो यही हमारा इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मोमेंटम होगा। और इसका जो एसआई यूनिट में मात्रक है वो आपका क्या होगा, देखिए अगर इसको हम किलोग्राम में लें और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड यही इसका एसआई यूनिट होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा मोमेंटम। अब कुछ कंडीशंस देखते हैं, इसके केसेस देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ केसेस। टाइप्स ऑफ केसेस के बारे में अगर बात करें हम, तो देखिए पहला कि अगर हम क्या करते हैं कि सेम हम मास ले लिए और वो जो मास है हमारा, जैसे इसको डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि ये हमारा v वेलोसिटी है और ये हमारा, जैसे ये आपका v, ये प्लॉट हम जो है एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं या ग्राफ के थ्रू आप कहें तो समझ सकते हैं। तो अगर हमने दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो पहले हमने दो ऐसे द्रव्यमान कंसीडर किए जो दोनों सेम हो, यानी कि दोनों का जो मास है वो सेम हो और वो डिफरेंट वेलोसिटी से क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, मूव कर रहे हो। तो देखिए इस कंडीशन में क्या आता है आपका कि कोई भी हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और उन दोनों का मास सेम हो, तो सेम की कंडीशन में क्या करना है कि यहाँ पे उसका मास क्या होगा, नियतांक होगा। जो मास होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा v है और ये आपका इधर ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये p को। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा कोई m द्रव्यमान का मास है, यानी कि m आपका नियतांक हो, m आपका कांस्टेंट हो। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, इस ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ये v इधर, ये जो एक्सिस है हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मोमेंटम को। तो ये आपका ये हमारा मास होगा। इन दोनों का जो एक्सिस के थ्रू ये आपका बढ़ता हुआ ऐसे मास। इट मीन्स दैट कि हमने कोई अगर इफ वी कंसीडर two objects, if we consider two objects having masses, having same mass, having same mass but different velocities, velocity v1 and v2। तो उसकी जो v1 और v2 वेलोसिटी है कि ये आपका वेलोसिटी इसका क्या है, v1 v2 है। तो पहले कंडीशन में क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम p1 आएगा m इंटू v1 हो जाएगा और दूसरे कंडीशन में क्या होगा, p2 इक्वल टू m इंटू v2 होगा। तो जब ये दोनों को लिखेंगे तो p1 बाई p2 इक्वल टू क्या होगा, m बाई v1 और बटे में m बाई v2। तो m से m कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी v1 बाई v2। तो देखिए ये v1 बाई v2 यानी कि p1 बाई p2 इक्वल टू v1 बाई v2, या इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, दोनों से p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v के। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। इट मीन्स दैट कि अगर हम दो क्या लिए हैं, दो अगर
ऑब्जेक्ट लिए हैं और दोनों का मास सेम है, तो ये रिलेशन यही कहता है, यानी कि P1 बाई P2 इक्वल टू V1 बाई V2 यही कहता है कि ठीक है ना, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम मास सेम ले रहे हैं तो जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो आपका क्या करेगा, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम दो आपके क्या ले रहे हैं, डिफरेंट बॉडी ले रहे हैं, या मान लीजिए हमारे पास ये दो मार्कर हैं, तो दोनों मार्कर का सपोज कीजिए कि मास सेम है। अब ये अगर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जैसे इसका वेलोसिटी V1 है और इसका वेलोसिटी V2 है, तो अगर इसकी वेलोसिटी V1 इस V2 से कम होगी तो फ्रेंड्स इसमें इन दोनों में मोमेंटम उसी का अधिक होगा जिसकी वेलोसिटी अधिक होगी, ये कहने का मतलब है। तो ऐसे ही अगर हम सेम मास ले रहे हैं और दोनों का मास सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका आपका क्या होगा, मोमेंटम यहाँ पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस कंडीशन में था कि इफ m1 एंड m2 आर द सेम, यानी मास सेम है, मास कांस्टेंट है, तो इसमें मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, केस सेकंड देखिए, तो ये हमारा पहला केस था। उसके बाद केस आपका सेकंड क्या करता है, ये देखिए। तो केस सेकंड नोट करते हैं कि यदि हमारा मास डिफरेंट हो जाए, ठीक है, तो मास डिफरेंट हो, वेलोसिटी सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा केस सेकंड कि इफ वी कंसीडर द डिफरेंट मास एंड सेम वेलोसिटी, तो मास आपका सेम हो, ये हमने कंडीशन देख लिया। अब आपको देखना है डिफरेंट मास हो, सेम वेलोसिटी हो। ठीक है, तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं दूसरा। ठीक है, तो दूसरा, इफ m1 नॉट इक्वल टू m2, या इफ m1 एंड m2 बी द different with same velocity with same velocity v1 with same velocity v, यानी कि अगर हम मास डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं तो इस कंडीशन में भी पहले का जो ऑब्जेक्ट पहला है उसका जो मोमेंटम आएगा ये आपका m1 इंटू क्या होगा, m1 इंटू में v होगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका भी मोमेंटम आपका m2 इंटू में v होगा, क्योंकि हमने वेलोसिटी सेम ले रखा है। अब दो अलग अलग हमने मास ले रखे हैं, तो उन दोनों का हम देखते हैं। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से आपका क्या होगा, तो इन दोनों से आपका P1 बाई P2 इक्वल टू m1 भी और बटे में आपका m2 भी। तो यहाँ फ्रेंड्स v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका m1 बाई m2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रिलेशन सीधी सी बात वही कहता है। यहाँ आपका m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m के हो रहा है। इट मीन्स दैट कि अगर हम मास को बढ़ाते हैं तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, यानी कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आ रहा है, यहाँ पे p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट यही कहता है कि अगर हम, जैसे ये पहला स्टेटमेंट था, तो पहला स्टेटमेंट यही कहता है कि अगर हम मास सेम ले रहे हैं तो यहाँ देखिए जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी क्या रहा है, और यहाँ पे हम अगर वेलोसिटी सेम ले रहे हैं तो यहाँ पे मोमेंटम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, इस फर्स्ट रिजल्ट में यही कंक्लूजन निकलता है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इट मीन्स दैट कि अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो यहाँ हमारा मोमेंटम बढ़ेगा, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम मास को बढ़ाते हैं, यानी कि इन दोनों में जिसका मास अधिक होगा उसी का क्या होगा, मोमेंटम अधिक होगा। ठीक है ना, उसी का संवेग अधिक होगा। तो ये आपका सेकंड कंडीशन है। ठीक है, कि जिसका भी आपका मास अधिक होगा उसका क्या होगा, मोमेंटम अधिक होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका सेकंड केस था कि जो भी हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट और उसमें अगर हमारा मास सेम है तो क्या होगा, फिर वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा, तो ये रहा। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड आपका क्या कंडीशन है, तो थर्ड भी कंडीशन आपका यही कहता है कि अगर हम दोनों का क्या ले लेते हैं, मोमेंटम सेम ले लेते हैं। चलिए मोमेंटम सेम ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटीज को अलग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसके P1 P2 सेम लेते हैं, केस थर्ड में कहा गया है, ये हमारा केस थर्ड है, ये आपका केस सेकंड था। ठीक है, इफ
P1 इक्वल टू P2, यानी कि P1 इक्वल टू P2 लेते हैं तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि M1 बराबर M2 की हो जाएगा। तो M1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका P1 बराबर, यानी इसकी वैल्यू आपका मान लीजिए M1 V1 और ये आपका M2 V2, यानी कि ये आपके ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों अलग अलग हैं। ये M1 V1 मास का हो गया और ये आपका M2 V2। तो अगर ये मोमेंटम इसका सेम होगा तो ये सेम हुए, तो या फिर M1 V1 बाई M2, यानी कि इसको ऐसे करेंगे तो V2 बाई V1 आ गया। तो देखिए ये आपका इट मीन्स दैट यहाँ पे जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो V वेलोसिटी है, देखिए ये M1 बाई M2 इक्वल टू V2 बाई V1। इट मीन्स दैट कि ये जो वेलोसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आपका, जो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये आपका है। यहाँ पे इससे आपका कि M1 आपका देखिए ये नीचे गया है फिर ये ऊपर आ रहा है। इट मीन्स दैट कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था। इट मीन्स दैट कि अगर हमारा मोमेंटम सेम है तो ये क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स दैट कि अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो हमारा मास क्या होगा, मास तो आपका कांस्टेंट रहता है, यानी इसका मतलब कि जिस भी ऑब्जेक्ट का आपका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी यहाँ पे अधिक होगी, ठीक है। क्योंकि मास तो वेरी करता नहीं है, मास आपका हर जगह वही रहता है, तो इसलिए जिस भी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी अधिक होगी। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रेंड्स ये मोमेंटम के बारे में रहा, आई होप आपको मोमेंटम समझ में आया होगा। तो मोमेंटम की यही 3 आपके कंडीशंस थे और मोमेंटम का हमने डिफिनीशन देखा। इसका क्या होता है, डायमेंशन इसको बता दिया। अगर आप इसका यूनिट हमने जान लिया, अगर आप इसके डायमेंशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको भी आप इससे बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि P इक्वल टू M इंटू V होता है। तो इसको डायमेंशन को हम बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं। M आपका क्या होगा, मास है, इसको हम M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका वेलोसिटी है, वेग, तो वेग का L(T⁻⁻1) होता है। तो इसका जो बीमा बनेगा या डायमेंशन बनेगा ML(T⁻⁻1). तो ये आप डायमेंशन को भी ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं इम्पल्स, आवेग। आवेग क्या होता है, तो आवेग देखिए, आवेग को कैसे आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द इम्पल्स, तो इम्पल्स जो है हमारा आवेग है, ये भी आपका फोर्स इनटू डेल्टा टी, यानी कि टाइम और समयांतराल और बल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। किसे कहते हैं, आवेग। आवेग देखिए, यानी इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेरी स्मॉल टाइम टी, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल। इसके आगे हम लिख लेते हैं वेरी स्मॉल टाइम डिफरेंस, वेरी स्मॉल टाइम डिफरेंस इज नोन एज और कॉल्ड इज नोन एज इम्पल्स। इसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। ये हमारा इम्पल्स होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, जो इम्पल्स है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आई, इट इज डिनोटेड बाई आई, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है या फोर्स, इस पे हम जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे हम कोई बल F स्मॉल टाइम t के लिए लगाते हैं, तो इसका क्या होगा, जो आई होगा, इम्पल्स होगा, वो F इंटू डेल्टा टी होता है। यही फार्मूला निकल के आता है कि अगर हम कोई F फोर्स लगाते हैं किसी, आपका क्या होता है स्मॉल टाइम t के लिए, तो वहाँ पे जो इम्पल्स होगा I इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी होगा। जैसे आपका क्या होता है, कोई भी एक बल्लेबाज होता है, वो आती हुई गेंद को एक स्मॉल टाइम टी के लिए क्या करता है, फोर्स करता है, तो बहुत दूर जाती है ऑब्जेक्ट। वो बॉल जो है तेजी के साथ उसका डायरेक्शन चेंज होता है, या जिस भी डायरेक्शन में बल्लेबाज उसको मारता है, तो वहां पर क्या होता है कि F इक्वल टू जो होता है F
इंटू डेल्टा टी। तो वहाँ पे आप उसको इम्पल्स उसका देख सकते हैं कि एफ जो है फोर्स लगा है उसने बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल की स्मॉल टाइम के लिए, तो वहाँ से आपका इम्पल्स निकल आएगा, यानी कि आवेग इक्वल टू आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी होगा। इसका यूनिट अगर निकालेंगे तो वही न्यूटन सेकंड हो जाएगा, एफ का मात्रक न्यूटन और इसका सेकंड हो जाएगा, तो यही इसका यूनिट होगा। अब इन दोनों में आप संबंध कैसे निकालेंगे, देखिए आवेग में और इसमें संबंध क्या होता है, ठीक है। यानी आवेग और संवेग में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो अगर आपने ये समझ लिया इम्पल्स को, तो आइए आगे देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो मोमेंटम और इम्पल्स के बीच में क्या संबंध होता है इसको जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो F है, F इक्वल टू आपको अभी बताया था जो न्यूटन सेकेंड लॉ से कि F इक्वल टू आपका dp बाई dt होता है, और P की जगह पे हम उसकी वैल्यू रख लेंगे m इंटू भी। तो उसको रख के और आप इसको बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं F डेल्टा टी की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका इम्पल्स और मोमेंटम में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, आवेग तथा संवेग में संबंध। तो अगली हेडिंग चलिए देखते हैं। अगला है आपका रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो क्या रिलेशन होता है देखिए, तो अगला है आपका रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड रिलेशन बिटवीन momentum and impulse। इन दोनों में देखिए फ्रेंड्स क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके रिलेशन को। तो अगर आपका कोई m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है और न्यूटन के सेकंड लॉ से, तो फ्रॉम द न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, तो आपको पता है कि F जो होता है F इक्वल टू आपका चेंज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ को हमने स्टेटमेंट में दिया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, यही आपका फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो F इक्वल टू आपका dp बाई dt होता है, ये होता है। या फिर आपको देखेंगे तो ये dp की जो वैल्यू आएगी ये और लिख सकते हैं, dp जो होगा वेक्टर dp इक्वल टू F इंटू में dt होगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम कोई कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम T1 से T2 तक बल, ये आवेगी बल कार्य करे, इफ द इम्पल्स फोर्स अब देखिए ये हो गया आपका, और ये जो हमारा डेल्टा टी या डी टी यहाँ कंसिडर किया है, डी टी लिया है, तो ये आपका इफ T1 से T2 तक आपका आवेगी बल कार्य करे, इफ द टाइम T is at T1 to T2 at impulsive फोर्स जो हमारा आवेगी बल है वो आपका T1 से T2 तक काम करे, ये T1 से T2 तक काम करे, तो इसका टोटल हम निकाल लेंगे मोमेंटम, ठीक है। तो एफ डी टी निकाल लेंगे, तो एफ डी टी आपका वही T1 से T2 निकल जाएगा, और ये आपका डी टी। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से ये फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट, इससे देखिए तो ये जो हमारा होगा dp की जो वैल्यू होगी, ये आपका मान लीजिए dp जो हमारा है यहाँ पे क्या आएगा, टाइम हमने ले लिया T1 से T2, इंटीग्रेट कर देंगे इसको T1 से T2 और f इंटू डी टी, ये हो जाएगा f इंटू डी टी। तो f आपका क्या है फ्रेंड्स, फोर्स है। तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए, और ये हमारा P1 टू P2 हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या आ जाएगा, T1 से T2, तो यही हमारा F कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये मान लीजिए P1 से P2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा dp की वैल्यू p, तो ये P1 माइनस P2 ये आ जाएगा, और ये F बार करेंगे तो ये आपका
T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये आपका P2 माइनस P1 कर लीजिए, P2 माइनस P1, और ये आपका T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इजकल टू या डेल पी इजकल टू एफ इंटू में डेल टी हो जाएगा। ठीक है, या फिर इन दोनों के रिलेशन से लिखेंगे तो डेल्टा जो एफ की वैल्यू है ये आपका एफ इंटू डेल्टा टी, यही बात है या ये पी। तो यही कंडीशन या यही रिक्वायर्ड आपका रिलेशन होता है दोनों के बीच का। ठीक है, तो ये डेल्टा पी से भी लिख सकते हैं, तो ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन होगा T2 माइनस ये वेयर T2 माइनस T1 इजकल टू डेल्टा टी हो जाएगा, समयांतराल वही है। और ये P2 माइनस P1 को डेल्टा पी भी लिख सकते हैं या P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा। तो यही आपका आवेग और संवेग में संबंध होता है। तो इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। तो कल आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तो आई होप आपको ये मोमेंटम, संवेग, आवेग समझ में आया होगा, इसका रिलेशन भी आपको समझ में आया होगा। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।